नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे सूरत को मिली पीएम मोदी की सौगात की, पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की और आईपीएस के बेटे की हैवानियत की। और भी है बहुत कुछ खास, तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले बात करेंगे सूरत में पीएम मोदी का दौरा रहा, क्या कुछ हुआ बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डायमंड सूरत का उद्घाटन किया। बता दें कि जिस तरीके से डायमंड एक्सचेंज का जो उद्घाटन किया था, तो उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को लेकर बातचीत कर रहे थे, उन्होंने संबोधित करते हुए कहा जिस तरीके से 5 राज्यों का हमने चुनाव जीता है और गारंटियों को लेकर जहाँ विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर होता है, लेकिन उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री ने काफ़ी टिप्पणी जो है विपक्ष के ऊपर भी की थी। विपक्ष को देखा जाता है लगातार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो है तंज कसता है, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आखिरकार जिस तरीके से हम 5 राज्यों का चुनाव जीते हैं, तो ऐसे ही करते हुए गारंटियों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरीके की गारंटियां जो है पूरी तरीके से हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। सूरत डायमंड वॉर्स को तौर पर जाना जाता है। इमारत अब दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस बन गया है। इससे पहले उपलब्धि भी पेटगाना के नाम थी। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सूरत शहर को भव्यत एक और डायमंड जुड़ गया है, और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि यह तो दुनिया का श्रेष्ठ है। सूरत डायमंड वॉर्स के अलावा पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट का नया एकीकृत टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। टर्मिनल में भवन में सबसे निजी दौर में 1200 घरेलू यात्री और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी संभालने की सक्षम है। वहीं सूरत डायमंड वॉर्स की इमारत 67 लाख वर्ग फुट से अधिक के क्षेत्र में फैली है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। यह सूरत शहर के पास खोजदात गांव की स्थित सूरत अपनी हीरा इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो है गारंटी का भी उदाहरण दिया। जिस तरीके से लगातार 5 राज्यों को चुनाव हुआ है, तो चुनाव को देखते प्रधानमंत्री पहले से ही सक्सेस नजर आ रहे थे, लेकिन आज उसके बाद लगातार जैसे ही सूरत में डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया, उसके बाद जो है 1200 घरेलू जो है यात्री हैं, उनको भी जो है बड़ी सौगात दी है। लेकिन उसके बाद लगातार विपक्ष पे भी जम के हमला बोला। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। नागपुर में सोलर कंपनी में भीषण आग लग गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। महाराष्ट्र के नागपुर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि सोलर कंपनी में रविवार की सुबह करीबन 9 बजे के आसपास एक विस्फोट हो गया, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की जानें चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक विस्फोट रविवार 17 दिसंबर की सुबह करीबन 9 बजे के आसपास हुआ, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि यह सोलर कंपनी नागपुर के अमरवती रोड पर बाजार गांव में स्थित है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमाका रविवार की सुबह 9 बजे के आसपास हुआ, जिसमें कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और 9 मजदूरों की जानें चली गई। बता दें कि नागपुर में सोलर कंपनी में हुए विस्फोट में 9 लोगों की जानें चली गईं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घायल मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। जौनपुर में श्री राम लीला समिति के मंच पर अश्लीलता की हदें पार हो गईं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पूरी कथा श्री राम की। जी हाँ, रामचरितमानस और रामायण में ये बातें आपने सुनी होगी और देखी होगी, लेकिन जनपद जौनपुर में श्री रामलीला समिति के मंच पर अश्लीलता की हदें पार हो गई है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि हर साल की बात ही इस साल भी शाहगंज के श्री रामलीला समिति द्वारा जो है धनुष यज्ञ और राम विवाह लीला मंचन का आयोजन कराया जा रहा है। तो वहीं शाहगंज के श्री रामलीला के मंच पर जो है अश्लील गानों पर कलाकारों द्वारा नृत्य किया गया। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है तो हड़कंप मच जाता है। वायरल वीडियो में आप भी देख सकते हैं सपना चौधरी के गीत तेरी आंखों की काजल और मुझे नौलखा मंगा दे ओ सैया दीवाने के गीत पर कलाकार जो है पवित्र मंच रामलीला समिति के मंच पर जो है ठुमके लगा रहे हैं। वहीं जब रामलीला समिति के अध्यक्ष संदीप जायसवाल से बातचीत किया गया तो फ़ोन पर उन्होंने कहा कि रावण दरबार में यह सब होना स्वाभाविक है। क्या रावण दरबार में इस तरह से गीत होना स्वाभाविक है या नहीं, लेकिन
जिस तरह से ये वायरल वीडियो हो रहा है अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। मथुरा में ठाकुर बाके बिहारी का 535वां प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। 17 दिसंबर को धर्म नगरी वृंदावन में ठाकुर बाके बिहारी जी का 535वां प्रकटोत्सव दिवस धूमधाम से मनाया गया। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतार लग गई थी। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन की झलक पाने के लिए एकदम विचलित थे, परेशान थे। जैसे ही ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन हुए, आप पलक उनको वो श्रद्धालु निहारते रहे। आज उनका 535वां प्रकटोत्सव दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इसको लेकर, और देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आए थे जो इस पल के साक्षी बने और यहाँ पर ठाकुर जी के जन्म दिवस के मौके पर तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। और लाखों की संख्या में श्रद्धालु, पैर रखने की जगह नहीं थी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए थे जिन्होंने अपने आराध्य के दर्शन करे और इस मौके पर जो है चूकना नहीं चाहते थे। इस मौके पर इस पल के साक्षी बनना चाहते थे। ठाकुर बाके बिहारी जी के लिए वैसे भी लाखों की भीड़ दर्शन के लिए यहाँ लगी रहती है। आज का जो पावन पर्व था वो और ही अलग महत्व रखता है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अलीगढ़ के शोरूम में भीषण आग लग गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। शॉर्ट सर्किट के चलते कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और दमकल विभाग को इस आग पर काबू पाने के लिए 4 घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के रेलवे रोड स्थित एक कपड़े के शोरूम का है, जिसका नाम ब्यूटी पैलेस था। तो वहीं बताया जाता है कि देर रात लगभग 3:30 बजे जिस शोरूम के ऊपर पंजाब सिंध बैंक थी, उस बैंक में शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के बाद पहले तो बैंक में आग लगी और उसके बाद बैंक की आग नीचे शोरूम तक उतर आई। इधर कहीं ना कहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए शोरूम के मालिक के द्वारा बताया गया कि देर रात उनके ही पड़ोस में एक पूरी कचौरी बेचने वाले दुकानदार ने, क्योंकि वो देर रात ही आ जाता, उसने सूचना दी कि बैंक में आग लगी हुई है, जिसके उपरांत वो तत्काल 4 से 5 मिनट पर मौके पर आ गए। तो कहीं ना कहीं शोरूम के मालिक ने बैंक कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि लगातार बैंक कर्मचारियों को आग की सूचना दी जा रही थी कि बैंक में आग लगी है, लेकिन कर्मचारी 2 घंटे के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। अगर वो मौके पर जल्द पहुंच जाते तो चाबी से ताला खोलकर आग पर जल्द ही काबू पाया जा सकता था। हालांकि दमकल विभाग की टीम मौके पर आनन फानन में पहुंच गई थी और लगातार वे आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। कहीं ना कहीं अगर बैंक का ताला खुल जाता तो आग नीचे तक नहीं आती, जिसके चलते उसका लाखों का नुकसान नहीं होता। वहीं शोरूम मालिक का अनुमान है कि उसका कम से कम 70 से 80 लाख रुपयों का कपड़ा जलकर राख हो गया। हालांकि अनुमान बढ़ सकता है। तो वहीं इस पूरे मामले में दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियाँ लगी। लगातार 3:30 बजे के बाद दमकल विभाग ने सुबह 7 बजे आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक शोरूम के मालिक का 70 से 80 लाख रुपयों का नुकसान हो गया। हालांकि शोरूम मालिक ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार शोरूम के मालिक जिसका इतना नुकसान हुआ वह उसको कितना मुआवजा देती है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। हापुड़ में पति पत्नी के बीच जमकर हुई मारपीट। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। पति पत्नी के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें, हापुड़ सिटी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले महिला थाने पर पति पत्नी मीडिएशन के लिए बुलाए गए थे, जहां दोनों के बीच सुलह नहीं हो पाई। इसके बाद मीडिएशन के बाद जब पति पत्नी वापस जाने लगे तो किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हो गया और हापुड़ एसडीएम कोर्ट के सामने पति पत्नी के बीच मारपीट शुरू हो गई। वहीं महिला के साथ आए उसके भाई और भाभी ने भी व्यक्ति की जमकर पिटाई की है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लात घूंसों और हेलमेट से इस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी समय से इन दोनों पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और लगातार इनके बीच प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इनके बीच सुलह नहीं हो पाई थी।
जिसके बाद महिला थाने पर आज इन्हें मीडिएशन के लिए बुलाया गया था। वहीं मीडिएशन के बाद वापस लौट रहे पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होती है और उसके बाद ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो जाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला के साथ में आए उसके भाई और भाभी ने भी इस व्यक्ति की जमकर पिटाई की है। वहीं महिला के साथ आई उसकी भाभी ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सिटी कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस अब मारपीट करने वाले इस व्यक्ति की तलाश में जुट गई है। देखने वाली बात होगी कि पत्नी के साथ मारपीट करने वाले इस व्यक्ति की कब तक गिरफ्तारी की जाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति। दिल्ली में ठंड के कोहराम ने दस्तक दे दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। और ऐसे में ठंड का कहर एक बार फिर से देखने को मिलने लगा है। ऐसे वक्त में अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर होते हैं। हालांकि ऐसे ही लोगों के लिए सरकार द्वारा तमाम इंतजाम किए जाते हैं। और अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में रैन बसेरे का इंतजाम किया जाता है ताकि लोगों को खुले आसमान के नीचे ठंड के कहर में सोने की जरूरत ना पड़े। ऐसे में हम आज आए हैं दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में। एक रैन बसेरा है जहां पर हम यहाँ पर रैन बसेरे की व्यवस्थाओं के से परिचित होंगे। हम जानेंगे कि जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था मिलती है उसमें किस तरह के यहाँ लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से लोग इन सुविधाओं से संतुष्ट हैं। आपको बताना चाहूंगा ये जो जिस रैन बसेरे में हूँ यहाँ पर एक तरफ जहां महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है तो वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के लिए भी व्यवस्था की गई है। हालांकि महिलाओं की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अगर पुरुषों की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जरूर लोगों को कुछ समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग ठंड के कहर में नीचे यहाँ पे लेटने को मजबूर है। ये पुरुषों का है। जहां पर इसके अलावा अगर हम व्यवस्था की बात करें, खाने पीने की व्यवस्था करें तो लोगों का कहना है कि खाने पीने की व्यवस्था जरूर ठीक है, लेकिन लोग खास तौर से जिस तरीके से जमीन के नीचे जमीन पर लेटने को मजबूर है उससे जरूर लोग कुछ नाराजगी जरूर जता रहे हैं और रैन बसेरे को लेकर के थोड़ी सी अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए जो व्यवस्था है वहां भी साफ तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो महिलाओं की जो व्यवस्था है वो विशेष तौर पर हर तरह के यहाँ चाहे बिस्तर की बात करें या फिर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर तमाम वो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है जो दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पर ये व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मेरे साथ रैन बसेरे के यहाँ पे केयर टेकर हैं जिनसे हम थोड़ा जानेंगे कि किस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही हैं, क्या सुविधाएं और किस तरह से लोगों को समस्या है। भाई साहब मैं देख रहा हूँ कि पुरुषों के लिए थोड़ा सा व्यवस्थाओं की कमी है, किस तरीके से और क्या आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? सर हमारी तरफ से ये प्रयास है, जिनको जितनी दरी चाहिए जो आपको प्रोवाइड की गई है उनको उतनी दरी दी जाती है, चाहे वो 1 ले 2 ले 5 ले, ताकि वो ठंड से बच सकें। कंबल की भी कैपेसिटी जितनी उनको ओढ़ना चाहिए, जितना भी ओढ़ना होगा उनको 1 चाहिए 2 चाहिए 5 चाहिए उनको मिलता है। लेकिन थोड़ी सी अगर मैं बात करूं क्योंकि जहां एक और महिलाओं के लिए तखत का इंतजाम जो है तमाम इंतजाम है और दूसरी तरफ पुरुषों के लिए बात करूं क्योंकि सर्दी के मौसम में एक जमीन पर सोना कहीं ना कहीं दिक्कत तो होता है, तो इसके लिए कभी आपने आगे मैनेजमेंट में कभी आगे सीनियर अधिकारी से कोई बातचीत की है? नहीं, इस चीज के लिए बोला हुआ है, उन्होंने खुद बोला हुआ है इस चीज के लिए। विजिट हुई थी हमारे पास में तो उन्होंने कहा था गद्दे इस बार प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, अभी कितने कैपेसिटी है और कितने लोग अभी हैं? अभी इसकी कैपेसिटी है 120 बंदे की कैपेसिटी है, ठीक है। अभी जो हमारे पास 60-70 बंदे हो जाते हैं यहाँ पे नाइट के अंदर। तो जब बढ़ेंगे तो उस समय क्या किस तरह से व्यवस्था, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अगर मैं समस्याओं की बात करूँ तो जो लेटने के लिए समस्या हो तो बढ़ी जाएगी। नहीं, वो फिर गद्दे बेड से बढ़िया गद्दे रहेंगे, गद्दे के साथ में एक गद्दे में 2 बंदे आराम से सो सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में भी कल परसों में टेंट भी लगने स्टार्ट हो जाएंगी दिल्ली सरकार की तरफ से, और उसके अंदर कैपेसिटी भी होती है टेंट के अंदर ये थे हमारे साथ इस रैन बसेरे के केयर टेकर है जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पुरुषों के लिए थोड़ी समस्या जरूर, लेकिन उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो जैसे जैसे ठंड का जो कहर बढ़ेगा तो उनको सुविधा तमाम जो दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाते हैं उन तक वो सुविधा पहुंच सके। लिहाजा देखना होगा कि भविष्य की स्थिति क्या होती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रायबरेली में घटिया सड़क निर्माण पर भाजपा नेताओं ने खोला मोर्चा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ही लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता रही है और उनके द्वारा अपने मातहतों को सख्त हिदायत दी गई थी कि ग्राउंड जीरो पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो और जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य किया जाए।
लेकिन रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार की कलई खुलती हुई देखने को मिल रही है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के महाराजगंज तहसील क्षेत्र के दतौरा से सीताराम के पुरवा संपर्क मार्ग आया, जहां का स्थानीय लोगों के द्वारा ठेकेदार की मनमानी में सड़क निर्माण में जमकर की जा रही थी और जिसका विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया और स्थानीय लोगों के द्वारा वहां के पूर्व विधायक एवं वर्तमान भाजपा नेता रामलाल अकेला से की गई। तो रामलाल अकेला ने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेने के लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि जो सड़क निर्माण है, सड़क निर्माण में जमकर धांधली हो रही है और ठेकेदार की मनमानी सामने आई और वहां पर मानक विहीन निर्माण भी सामने निकल कर आया, जिसका विरोध उनके द्वारा किया गया और वहां पर उन्होंने विभाग के एसडीओ को फोन करके पूरी हकीकत बताई। हकीकत बताने के बाद एसडीओ के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि वहां का जो निर्माण है वो किसी प्रकार से मानक विहीन नहीं होगा। अगर ऐसा सामने आया तो उनके द्वारा ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हालांकि जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और जो पूर्व विधायक रामलाल अकेला हैं उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि निर्माण घटिया नहीं होगा और घटिया निर्माण होने पर उनके द्वारा फिर से इसका विरोध किया जाएगा और जिलाधिकारी से भी इस पूरे मामले की शिकायत की जाएगी। पूर्व विधायक रामलाल अकेला के द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और साफ तौर पर प्रायोरिटी बेस पर उनके द्वारा कहा गया है कि जो गांव की सड़कें बन रही हैं वो मानक के विपरीत नहीं होनी चाहिए, मजबूत सड़कें होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इससे पूर्व में भी आपको बता दें कि नसीराबाद में एक ऐसा मामला सामने आया जहां ठेकेदार की मनमानी देखने को मिली थी और उसके द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला गया था और उसका वीडियो भी ग्रामीणों के द्वारा बनाकर वायरल किया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले की गंभीरता से लेते हुए उसको सही कराया। लेकिन ये बड़ी बात है कि जिस तरह से रायबरेली जिले का जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और ठेकेदारों की मनमानी सर चढ़कर बोल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे निर्माण में क्या लोगों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन जागेगा या कुंभकर्णी नींद में ही सोता रहेगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में हुई फेरबदल, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को करारी शिकस्त देखने को मिली। उसके बाद से ही कांग्रेस आला कमान ने पार्टी में विभिन्न प्रकार के बदलाव किए हैं। इन्हीं बदलावों में से आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई है और साथ ही नेता प्रतिपक्ष में भी बदलाव किया गया है। कौन है जीतू पटवारी, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें, जीतू पटवारी ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत 2013 में राव विधानसभा से विधायक के रूप में की थी। उन्होंने 2018 में राव से दूसरी बार चुनाव जीता, लेकिन 2023 में चूक गए। वो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, पटवारी राव विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार से 35,000 से अधिक वोटों के अंतर से हार गए थे। राज्य में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके चयन को अगले साल महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले हिंदी पट्टी राज्य में एक नई शुरुआत करने के पार्टी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके चयन को अगले साल महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले हिंदी पट्टी राज्य में एक नई शुरुआत करने के पार्टी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष हैं वो किस तरह से पार्टी को सपोर्ट करते हैं और पार्टी में क्या बदलाव लाते हैं, ताकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो सके। कैमरामैन संदीप के साथ मैं आदित्य सिंह, इंडिया वॉइस, दिल्ली। नौकरशाह के बेटे द्वारा प्रेमिका को कार से टक्कर मारने का मामला सामने आया है। पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने निकल कर आई। आपको बता दें कि एक आईएएस अधिकारी के बेटे ने अपने रसूख के चलते अपनी प्रेमिका को कार से कुचलकर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की है। आपको बता दें कि ये मामला महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में एक आईएएस अधिकारी के बेटे ने शादीशुदा होने के बावजूद
अपनी गलती सामने निकल कर के ना आ जाए, इसलिए अपनी प्रेमिका को अपने 3 दोस्तों के साथ पहले मारपीट करता है बुरी तरीके से, और इसके बाद उसे कार के नीचे कुचलकर मौत के घाट उतार देने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि इस पूरे मामले में वो नाकामयाब रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम, जिसका नाम अभी प्रिया है, वो बुरी तरीके से घायल है और अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। प्रिया ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी तस्वीर और अपनी पूरी दास्तान शेयर की, जिसके माध्यम से यह घटना पूरी सामने निकल कर आई। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी के काफिले का सराहने वाला वीडियो सामने आया है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान 3:15 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। इसके बाद 24 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके प्रधानमंत्री को छोटा कटिंग मेमोरियल मैदान पर पहुंचना था, जिस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही थी। इस समय के भीतर आपको बता दें कि 24 किलोमीटर की ये लंबी दूरी के दौरान प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे पीछे काफी देर तक एक एम्बुलेंस चलती रही, जिसके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री के काफिले की जब सबसे पिछली गाड़ी ने इस मैसेज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस को रास्ता देने की बात निकलकर सामने आई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ा। संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की जनता से इस बाबत जानकारी भी दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा या मेरे द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ जनता को किस हद तक मिल रहा है, इसका एक रिपोर्ट कार्ड लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड यदि मिलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका रिपोर्ट कार्ड मिल पाएगा और उन्हें इस बात का आश्वासन होगा कि जो काम किया जा रहा है वो काम जनता तक पहुंच पा रहा है, कितनी हद तक पहुंच पा रहा है और उसमें क्या कुछ खामियां हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड लेने की भी बात की है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले ने जिस तरह से एम्बुलेंस को रास्ता दिया है, कहीं ना कहीं तमाम नेताओं के लिए एक सीख की बात है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है जहां पर सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। इससे पहले कई छुटपुट घटनाओं में एक आधी घटनाएं ऐसी हुई थी जहां पर एम्बुलेंस को रास्ता ना मिलने की वजह से मरीजों को, उनके परिजनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में वीआईपी कल्चर को कहीं ना कहीं किनारे रहकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है, ये एक अच्छी सीख है और इसका पालन आगे आने वाले समय में किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं प्रियंका मिश्रा, इंडिया वॉइस के लिए। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।